नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दुनिया के सबसे बड़े खेल स्टेडियम का गुजरात में उद्घाटन हुआ है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। और मोटेरा स्टेडियम का नाम जो है दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी के नाम से रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मोटेरा स्टेडियम का आज नामांकन हुआ है और उसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। और वहाँ पर रक्षा मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े केंद्रीय नेता भी शामिल रहे दोस्तों। तो इसकी क्या खासियत है, ये किस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से बना ये स्टेडियम, आज इसमें इंग्लैंड और भारत के बीच में डे नाइट रूप में तीसरा टेस्ट मैच भी खेला जाना है। और इसकी क्षमता जो है, दर्शक क्षमता दोस्तों 1,10,000 है। और फिलहाल तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में जो स्टेडियम है उसकी क्षमता जो है 1,00,000 है। और इसकी जो क्षमता है मोटेरा स्टेडियम की, इसकी क्षमता 1,10,000 है। जबकि यहाँ पर जिस प्रकार से पीछे ट्रायल हुआ, 1,32,000 लोग इस स्टेडियम में बैठे थे ट्रायल के समय। तो इस प्रकार से इसकी क्षमता जो है बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन इसकी जो सीटों के हिसाब से इसका जो आंकलन है वो एकदम फिक्स 1,10,000 का रखा गया है। तो दोस्तों, भारत में ईडन गार्डन का जो कलकत्ता के अंदर स्टेडियम था, उसकी क्षमता भी कभी किसी समय 1,20,000 थी और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होने का खिताब उसको था दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए और बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से जो बड़ा था उसको छोटा करना पड़ा और उसकी जो क्षमता है उसको घटाकर 80,000 कर दिया गया। तो इस हिसाब से ईडन गार्डन जो है वो विश्व में बड़े स्टेडियमों में ज़रूर है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बड़े स्टेडियम में ईडन गार्डन का नाम नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसकी क्षमता है 21, इसमें पीछे बनी हुई है दोस्तों। 21 अलग अलग छोटी छोटी टीमें वहाँ जो है अभ्यास भी कर सकती है और एक साथ वहाँ पर प्रैक्टिस भी 6 टीमें कर सकती हैं। तो इस लिहाज से ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 4 पवेलियन भी बनाए गए हैं, बड़े विश्व स्तरीय पवेलियन है। और इसकी व्यवस्थाएं जो है दोस्तों वो भी विश्व स्तरीय है। स्टेडियम की जो व्यवस्थाएं हैं, लाइटिंग की इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है कि जिस प्रकार से डे नाइट जो मैच होते हैं और उसमें जो खिलाड़ियों की छाया जो है दूसरी लाइटों का इस प्रकार से वहाँ लाइटें पड़ती हैं स्टेडियम में, अक्सर आपने मैच के दौरान देखा होगा, तो वो लाइटें खिलाड़ियों की छाया जो है वो ग्राउंड में दिखाई देती है। इसकी लाइट इस आधार पर लगाई गई है, तकनीकी रूप से इसको इतना विकसित किया गया है कि आपस में लाइटों का इस प्रकार से एंगल बनाकर दिया गया है इस स्टेडियम में कि प्लेयर की, खिलाड़ी की जो छाया है वो स्टेडियम में कहीं दिखाई नहीं देती है और दिन का सा एहसास है जो रात को भी होता है और खिलाड़ियों को खेलने में है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो आज जो इंग्लैंड और भारत के बीच में इसमें जो तीसरा टेस्ट मैच होना है दोस्तों, उसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो है डे नाइट मैच होगा, 5 दिनों का टेस्ट मैच है। तो इसके अलावा हम जिक्र करते हैं दोस्तों, गुजरात में जो नगर पालिका, नगर निकायों के चुनाव हुए उसकी चर्चा करते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा है दोस्तों, वहाँ ज़बरदस्त विजय सत्तारूढ़ दल को वहाँ मिली है और कुल मिला के 6 जो वहाँ पर महानगर है, 6 महानगर है जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, जामनगर और भावनगर, ये जो 6 महानगर हैं दोस्तों, 6 के 6 महानगर पर भाजपा ने अपनी विजय पताका फहराई है और 6 के 6 महानगर जीते हैं भाजपा ने। इसके अलावा दोस्तों कुल जो सीटें हैं वहाँ निकायों की वो 576 है और 576 में इसमें जो चुनाव हुए 474 पर ही हुए दोस्तों और 474 में 409 सीटें अकेले भाजपा ने जीतकर एक तरफा यहाँ अपना परचम फहराया है दोस्तों। और कांग्रेस को मात्र 43 निकायों पर सफलता मिली है, जबकि आप पार्टी जो है केजरीवाल की दोस्तों, आम आदमी पार्टी, उसने वहाँ खाता खोला है और 18 सीटों पर सफलताएं प्राप्त की है। गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ा है। और ओबीसी की पार्टी जो है दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल
मुसलमीन जिसका नाम है, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो IAM और IM इसका नाम है, इसने भी 4 सीटें जीत कर यहाँ खाता खोला है दोस्तों। और बसपा ने भी 3 सीटें जीती है, जबकि 1 सीट वहाँ पर निर्दलीय ने जीती है। तो इस प्रकार से भाजपा ने गुजरात में निकाय चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब अगर हम चर्चा करें देश की और प्रमुख न्यूज़ की, तो जो उत्तराखंड में दोस्तों पिछले दिनों ज़बरदस्त त्रासदी हुई थी, और आज उस त्रासदी को ग्लेशियर फटने से जिस प्रकार से ऋषि गंगा है और उसमें जो पानी का वेग बढ़ा था और भयंकर त्रासदी हुई थी, सैकड़ों लोग जो है लापता हो गए थे, उसके आज 17 दिन बीतने पर भी 134 लोग आज भी लापता है, मिसिंग है दोस्तों। और तरह तरह के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी उन 134 लोगों का जो अभी तक है सुराग नहीं मिला है। बड़ी संख्या में यहाँ कैजुअल्टी भी हुई है, मौत भी हुई है। तो इन 134 लोगों को उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों आज जो है मृत घोषित कर दिया गया है। इसके पीछे जो रीज़न है वो है इनको मुआवजा, उनके परिवारों को मुआवजा मिलने में जल्दी मिल सके और आसानी हो, इसलिए ये अधिसूचना जो है इनकी 134 लोगों की मृत होने की अधिसूचना उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई है दोस्तों। तो अब जिक्र करते हैं दोस्तों हम कोरोना का। तो कोरोना ने किस प्रकार देश में एक बार फिर कोरोना का जो है ग्राफ अचानक बढ़ा है दोस्तों, और 5 से अब ये संख्या जो है स्टेटों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आज 7 के लगभग राज्य जो है कोरोना से जो त्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें महानगर 1 नंबर जो महाराष्ट्र है उसको 1 नंबर पर माना जा रहा है दोस्तों। तो जिस प्रकार से 2 दिनों में 16,000 से ऊपर भारत के अंदर कोरोना के नए मरीज देखने में आए हैं दोस्तों, 16,000 से ऊपर। जैसे परसों 10,494 आए थे, तो कल भी 6200 से ऊपर आए थे, आज भी 7,000 से ऊपर केस आए हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 दिन का अगर ग्राफ करें तो दोस्तों 20,000 से कहीं ज़्यादा ये संख्या जो है बढ़ चुकी है। तो राजस्थान की स्थिति अब भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से कल 76 नए केस राजस्थान में दर्ज किए गए थे, आज भी 80 से ज़्यादा केस जो है राजस्थान में देखने में आए हैं। तो कोरोना का जो 10 दिन में ग्राफ बढ़ा है दोस्तों, वो 1,32,000 से भी ऊपर बढ़ा है। 1,32,000 पिछले 10 दिनों में नए कोरोना के जो पेशेंट हैं भारत में देखे गए हैं। तो इससे जो है मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखनी पड़ी है, और राज्यों में है जो सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया है, और राज्यों ने बाकायदा सतर्कता बढ़ा भी दी है दोस्तों। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था, महाराष्ट्र में तो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए हैं, और वापस और किसी प्रकार की राजनीतिक सभाएं और ब्याह शादी इन पर भी अंकुश लगाया गया है, और धार्मिक जो मंदिर है, मस्जिद है, उन पर भी अंकुश लगाया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से है जो महाराष्ट्र में सख्ताई बरती गई है। तो दोस्तों अब हम जिक्र करें जिस प्रकार से महाराष्ट्र में है, तो किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, कोरोना का ग्राफ किस प्रकार से अचानक बढ़ा है, तो हम आपको आंकड़ों सहित बताना चाहेंगे दोस्तों। ये बढ़ोतरी लगभग महाराष्ट्र में 43% के साथ हुई है दोस्तों। 43% अचानक वृद्धि हुई है केसों में। कोरोना के केस जो है 53,113 केस अब तक हो गए हैं, जो दोस्तों 11 फरवरी तक का अगर जिक्र करें हम, तो ये केस मात्र 30,262 ही थे, अर्थात 22,000 से ज़्यादा केस जो है 11 फरवरी के बाद महाराष्ट्र में बढ़े हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। तो इसके बाद पंजाब में भी अप्रत्याशित रूप से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है दोस्तों, और पंजाब में भी देखें तो ये वृद्धि जो है 36.8% के साथ मापी गई है दोस्तों, और इसमें भी 3176 मरीज हो गए हैं, जो कि अगर 9 फरवरी का ग्राफ देखें हम 9 फरवरी का, तो 9 फरवरी को यहाँ 2007 की संख्या में मरीज थे, सक्रिय मरीज, और इसके बाद में ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो है मरीज बढ़े हैं। तो अब जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर लेते हैं। वहाँ भी ग्राफ अचानक से बढ़ा है दोस्तों, बेशक वहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कोरोना की वृद्धि दर जो है वो वहाँ 19.3% के साथ नापी गई है। तो 19% केस कोरोना के जम्मू कश्मीर एरिया में बढ़े हैं, 735 हो गए हैं, जबकि 9 फरवरी को वो मात्र 593 केस थे।
दोस्तों। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी ये वृद्धि जो है 13.1% बढ़ी है दोस्तों कोरोना की। तो पहले जैसे 13 फरवरी को मध्य प्रदेश में अगर ये आंकड़ा देखें तो ये 1829 था दोस्तों, 1829 था, जो कि आज ये संख्या जो है 2400 से ऊपर हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से केरल में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। और इसके बाद अगर जिक्र करें हम टीकाकरण का, तो दोस्तों टीकाकरण का कार्य जो है बेहद धीमी गति से है। अभी आज सरकार ने घोषणा की है कि 1 मार्च से वरिष्ठ जनों को, कस्बे के जो देश के वरिष्ठ जन हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। अर्थात 45 साल से ऊपर की एज के जो लोग हैं और ज़्यादा बीमार हैं और है, उनको 1 तारीख से टीकाकरण किया जाएगा दोस्तों। और लगभग अगर टीकाकरण की रफ्तार देखें तो रोज़ाना 4 लाख के लगभग टीकाकरण अब तक किए जाते हैं दोस्तों दिल्ली भारत में। और ये अब तक अगर रफ्तार देखें टीकाकरण कितने लोगों का हुआ है दोस्तों, तो ये संख्या 1,17,00,000 से कहीं अधिक पहुंच गई है। इतने लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। तो ये दोस्तों देश की प्रमुख घटनाएं थी। और अब हम अगर आज ये भादरा के आसपास की खबरें अगर देखें दोस्तों, और राजस्थान की प्रमुख खबरें भी एक मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों। कल बजट है 24 तारीख को राजस्थान का, और बजट में किस प्रकार से राजस्थान की सरकार है जो अपना हुनर दिखा सकती है और अपनी काबिलियत जो है वो राजस्थान सरकार दिखा सकती है। ये तीसरा बजट है राजस्थान सरकार का। और सरकार को बजट से पहले दोस्तों एक झटका लगा है हाई कोर्ट से, और वो झटका इस प्रकार से लगा है कि 17 जो नगर पालिकाएँ नई बनी थी राजस्थान में, अशोक गहलोत सरकार ने जो 17 नई नगर पालिकाएँ बनाई थी, पीछे बजट में घोषणा भी की गई थी, उन पर रोक लगा दी है, उनको भंग कर दी है दोस्तों। इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। इसमें जयपुर की भी 2 है और अलवर की भी 3 है। तो ये कहाँ कहाँ की नगर पालिकाएँ हैं दोस्तों बताएंगे। जयपुर की जो 2 है वो पावटा और प्रागपुरा है, जो प्रागपुरा बस्सी, पावटा प्रागपुरा और बस्सी, ये 2 नगर पालिकाएँ हैं जो नई बनी थी दोस्तों। अब ये पंचायत ही रहेगी। और अलवर की भी दोस्तों बानसूर और लक्ष्मणगढ़ है, वो रामगढ़ भी है, ये अलवर की थी 3, इनको भी है भंग कर दिया गया है। दौसा की भी दोस्तों मंडावरी नगर पालिका नई बनी थी नगर निकाय, उनको भी भंग कर दिया गया है। और जोधपुर की भी दोस्तों भोपालगढ़ नगर पालिका नई बनाई गई थी, भोपालगढ़, उसको भंग कर दिया गया है। धौलपुर की भी दोस्तों सरमथुरा नगर पालिका नई बनी थी और बसेड़ी भी बनी थी, उनको भंग कर दिया गया है। और करौली की सपोटरा नगर पालिका नई बनी थी दोस्तों, उसको भी भंग कर दिया गया है। और गंगानगर की लालगढ़ जटान जो है वो नगर पालिका नई बनाई गई थी, उसको भी भंग कर दिया है हाई कोर्ट ने। और 12 जिले की अटरू जो नगर पालिका बनाई गई थी उसको भंग कर दिया गया है दोस्तों। और कोटा की सुल्तानपुर नगर पालिका नई बनी थी, उसको भी भंग कर दिया गया। सिरोही की जावाल नगर पालिका को भी भंग कर दिया गया है। और भरतपुर की उज्जैन नाम से नगर पालिका बनी थी और एक सीकरी के नाम से नगर पालिका बनी थी, उन दोनों को भंग कर दिया गया। और सवाई माधोपुर की देखें दोस्तों तो यहाँ बामनबास नगर पालिका नई बनाई गई थी। तो ये 17 नगर पालिकाएँ हैं दोस्तों जो नगर यहाँ हाई कोर्ट ने जो है वो भंग कर दी गई है। तो इस प्रकार से बजट से पहले है वो अशोक गहलोत सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। और इसकी गूंज दोस्तों बजट सत्र के दौरान जो चर्चा होगी उसके अंदर विपक्षी पार्टियों द्वारा ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है, इसकी जो गूंज है वो विधानसभा में सुनी भी जा सकती है। तो इस प्रकार से है ये 17 नगर पालिकाएँ भंग कर दी गई है। तो अगर भादरा क्षेत्र का हम कोई समाचार देखें दोस्तों तो यहाँ 3 दिवसीय शिविर है वो संपन्न हुआ है 23 फरवरी को। ये आनंदम संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिविर था और जिसमें निःशुल्क ध्यान योग शिविर ये लगाया गया था और जिसको 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में 3 दिवस के लिए रखा गया था। इस शिविर का संचालन दोस्तों श्री स्वामी आलोक नाम से इनके संस्था के संचालक हैं और
वो स्वयं आए थे और उनकी देख रेख में ये शिविर लगाया गया था। और संस्था अध्यक्ष मोहनलाल रेवाड़ी वाले हैं, वो भी मौजूद रहे थे। और प्रवक्ता के रूप में प्रदीप गोयल है दोस्तों, तो वो भी यहाँ रहे थे और उन्होंने जानकारी दी। और क्षेत्र के लोग जो है सैकड़ों की संख्या में दोस्तों इस शिविर में इन्होंने भाग लिया और यहाँ जो ध्यान योग है उसका लाभ प्राप्त किया। और इस प्रकार से भादरा के आसपास की और खबरें देखें तो दोस्तों जो बिजली संघर्ष समिति का जो एक यात्रा थी उनकी, जो भादरा से कल जो रवाना हुई थी, परसों माफ़ कीजिएगा, भादरा पहुंची थी कल। और भादरा से वो है जो अब झुंझुनू, राजगढ़, झुंझुनू होते हुए, सीकर होते हुए जयपुर पहुंचेगी। तो वो यात्राएं भी दोस्तों जा चुकी है, भादरा से निकल चुकी है। बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर, बिलों में अनियमितताओं को लेकर, और बिलों जो तेज़ मीटर चलने वाले हैं दोस्तों उनकी रफ्तार अचानक से तेज़ होती है। कुछ में जो कंप्यूटर की वजह से भी बिलों में गड़बड़ियाँ आई थी, उन सब को लेकर उनका जो धरना था दोस्तों उसकी मांग को लेकर वो जयपुर गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर भादरा कस्बे की अन्य घटनाओं का जिक्र करें तो यहाँ नगर पालिका में जिस प्रकार से पार्षद बने थे उनकी पार्टियों का सिलसिला भी चल रहा है दोस्तों। जैसे 28 तारीख को विनोद सैनी की धर्मपत्नी गुड्डी देवी चुनाव लड़ी थी, उसकी भी एक पार्टी है, आयोजन किया जा रहा है। और आज जो है यहाँ बलवंत सैनी जो वाइस चेयरमैन है उनका स्वागत किया जा रहा है कॉलोनी के अंदर। तो इस प्रकार से ये स्वागत का, सत्कार का ये कार्यक्रम है अभी भी नगर पालिका क्षेत्र में जारी है। और जिस प्रकार से बहुत बड़े धनबल के साथ यहाँ नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए थे उससे चर्चा भी दोस्तों आम है। और किस प्रकार से समीक्षाएं भी की जा रही है आपस में, भाजपा में जिस प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे थे उसके ऊपर भी बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं आई है। और आपस में यहाँ का सामंजस्य बिठाने का भी, तालमेल बिठाने का भी व्यापारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और अनर्गल बयान जो है जो दिए जा रहे थे उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की मांग जो है व्यापारियों द्वारा की गई। और कस्बे का ये जो इस प्रकार का वातावरण है दोस्तों, इससे बाहर जो कस्बों में मैसेज जाता है शेष राजस्थान में वो बढ़िया नहीं जाता। तो इसलिए भी व्यापारियों ने एक अपील की है कि इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजियाँ हैं वो ना की जाए। तो कुल मिला के नगर पालिका ने यहाँ कार्य भी प्रारंभ कर दिया है दोस्तों। छोटे छोटे पुलिया और नालियों का जो कार्य है वो कस्बे में तेज़ गति के साथ देखने में आ रहा है। और हम हाजी दाऊद कुरैशी जो निवर्तमान चेयरमैन हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि पूरी यहाँ शहर का एक मानचित्र बना के किस प्रकार से कहाँ सड़कों का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, नालियों का, पुलों का निर्माण होना है, तो वो इस प्रकार से करें दोस्तों। क्योंकि हमने देखा है कि कम से कम ये छोटे नालियों का और का छोटी पुलियों का जो निर्माण होता है वो 2-4 महीने में टूटता है, अक्सर देखा गया है। तो हाजी दाऊद कुरैशी से यही हम मांग करते हैं साफ संदेश की तरफ से कि मजबूती के साथ और अच्छे उनका मटेरियल के साथ उनका जो निर्माण किया जाए और विश्वसनीय ठेकेदारों को ऐसे छोटे मोटे जो कार्य है उनका ठेका दिया जाए, ताकि बार बार ऐसे निर्माण नहीं किए जाए। और बड़ी संख्या में इस प्रकार से निर्माण हमने कस्बे में देखे हैं। तो नगर पालिकाओं को यहाँ नवगठित बोर्ड को शुभकामनाओं के साथ हम आज की जो है न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। ठीक कल 7 बजे हम फिर आपसे रूबरू होंगे और नए घटनाक्रम के साथ, नई जानकारियों के साथ और नए समाचारों के साथ, और देश सहित, राज्य के, देश के और हम आसपास के कस्बों के सहित सारे समाचार जो है आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और कल 7 बजे ठीक मिलते हैं फिर। और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।